हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज आपली सगळी प्रक्रिया पार पाडण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित झालेले गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय रुपाणीजी, त्यांच्यासोबत आलेल्या भारताच्या वित्तमंत्री आदरणीय निर्मलाताई सीतारामनजी, आपले अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, माननीय विनोद तावडेजी, माननीय शिवप्रकाशजी, मंचावर उपस्थित असलेले सन्माननीय आशिष शेलारजी, प्रवीण दरेकरजी, या ठिकाणी आपल्या सहयोगी पक्षाचे जनसुराज्याचे विनय कोरेजी, त्याचप्रमाणे युवा स्वाभिमानचे रवी राणाजी, रासपचे रत्नाकर गुट्टेजी, आपल्याला ज्यांनी समर्थन दिलं ते एकमेव अपक्ष आमदार शिवाजी पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे विधानमंडळातील माझे सर्व ज्येष्ठ सहकारी, कोर कमिटीचे सर्व सदस्य, माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है। मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। विशेषतः या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपल्या सोबत पूर्णपणे तनमनाने या ठिकाणी असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवारजी यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो आणि तद्वतच आमचे आरपीआयचे नेते रामदास आठवलेजी आणि आमच्या सगळ्या मित्रपक्षांचे देखील मनापासून आभार मानतो। खरं म्हणजे अतिशय महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे। एकीकडे आपण सगळे लोक ज्या प्रक्रियेतनं निवडून येतो ती प्रक्रिया ज्या संविधानाने आपल्याला दिली, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेलं आमचे संविधान, या संविधानाची 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि म्हणून सर्वार्थानं एक अत्यंत महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे। कारण आपल्याला कल्पना आहे की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी हे देखील नेहमी सांगतात की कुठल्याही ग्रंथापेक्षा, धर्मग्रंथापेक्षा माझ्याकरता भारताचं संविधान सगळ्यात महत्त्वाचं आहे
आणि एक असं संविधान की ज्या संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला जगण्याचा, मोठं होण्याचा, समृद्ध होण्याचा अधिकार दिला आणि भारताला जगातले एक उत्तम राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचं काम केलं. अशा या संविधानाच्या 75 वर्ष पूर्ण होणाऱ्या अमृत महोत्सवी वर्षात पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण सरकार स्थापन करतोय. दुसरं, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की ज्यांनी समस्त हिंदुस्थानामध्ये मोगली आक्रमणानंतर आमची श्रद्धास्थानं जी उद्ध्वस्त झाली होती, देवेंद्र फडणवीस जो कि विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, यानी ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। चेहरे पर खुशी है, संबोधन उनका चल रहा है। संजय शर्मा मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, अब तो पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है और ये अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा शेर पढ़ेंगे वो जो समंदर वाला पढ़ा था, जो आगे तक याद रखें लोग? देखिए रचना, इंडिया न्यूज की खबर पर सबसे पहली बात तो मोहर लग चुकी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया है, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने सबके प्रति आभार भी माना है। और जहां तक देवेंद्र फडणवीस की बात है, जो आपने कहा, उन्होंने साफ कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर फिर आऊंगा। मेरे किनारे पर अपना घर मत बना लेना, क्योंकि मैं समंदर हूं, लौट कर फिर आऊंगा। तो ये वो देवेंद्र फडणवीस हैं जो सत्ता से बाहर हो गए थे, उसके बाद उनको फिर डिप्टी सीएम तक बनना पड़ा। उस डिप्टी सीएम बनने के बाद अब फिर से मुख्यमंत्री बनकर के वापस महाराष्ट्र की कुर्सी पर लौट रहे हैं वो। तो ये देवेंद्र फडणवीस का कद है, उनका बड़प्पन है कि उनके अलावा किसी और के नाम पर पूरी बीजेपी ने, पूरी पार्टी ने और पूरी महायुति ने विचार ही नहीं किया। सबने मिलकर के उनके नाम को सहमति दी, मंजूरी दी। और महायुति में भी तीनों नेताओं में जब बातचीत जब बुलाया था अमित शाह को के सामने, तो अमित शाह ने साफ कह दिया था कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। और बीजेपी से कौन होगा ये सब जानते थे कि बीजेपी से अगर कोई सीएम होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। हालांकि कई राज्यों में बीजेपी ने कई सारे प्रैक्टिकल किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन ये महाराष्ट्र, यहाँ पर बीजेपी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व ने वही किया जो यहाँ बीजेपी के नेता चाहते थे, बीजेपी के एमएलए चाहते थे। इससे पहले कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में देवेंद्र फडणवीस रहे थे, बड़ा भाई बनी थी बीजेपी। अब तो एकनाथ शिंदे को कॉम्प्रोमाइज करना ही था, यानी कि मानना ही था इस बात पर। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे को मनाने का काम भी देवेंद्र फडणवीस ने किया। कल शाम को जब मिलकर के आए, उनको मनाया कि आप शपथ ग्रहण में चलिए, शपथ लीजिए। सीएम के बाद में डिप्टी सीएम अगर आप बनते तो इससे कद छोटा नहीं हो जाता। उन्होंने अपना खुद का उदाहरण दिया कि वो खुद भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे और तीसरी बार उन्होंने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। तो डिप्टी सीएम का के शपथ लेने से नेता या व्यक्ति छोटा नहीं होता। उन्होंने अपना उदाहरण सामने रखा, एकनाथ शिंदे को मनाया और अब एकनाथ शिंदे भी कल शपथ के लिए आने वाले हैं। तो अब कुल मिलाकर के महायुति की सरकार शेप ले रही है। आज सरकार बनाने का दावा पेश होगा, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, महायुति के नए नेता। कुल मिलाकर संजय, बात बन गई। बात बनने के बाद ऐलान भी हो गया, एकनाथ शिंदे भी कल शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ शपथ ग्रहण से पहले एकनाथ शिंदे की तबियत भी ठीक हो गई है और अब महायुति की सरकार की भी तबियत ठीक रहे, ये कोशिश तीनों पार्टियों को करनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि महायुति की सरकार में सबसे बड़ा जो विवाद था, झगड़ा था कि गृह मंत्रालय कौन लेगा, वित्त मंत्रालय कौन लेगा, विधानसभा का स्पीकर का पद कौन रखेगा। तो इनको सबको बैठ करके बातचीत से सुलझाया जा रहा है। कई सारी बैठकें चल रही हैं। हमने देखा कल भी किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस मिले एकनाथ शिंदे से। अमित शाह लगातार उनसे संपर्क में थे, 2-3 बार उन्होंने खुद ने, अमित शाह ने खुद ने एकनाथ शिंदे से बात की। गिरीश महाजन जो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, एकनाथ शिंदे के भी संपर्क में हैं, उन्होंने जाकर के एकनाथ शिंदे को मनाया, उनसे भी बात करी और गृह मंत्रालय और इस विधानसभा स्पीकर की जीत छोड़ने के लिए कहा। तो कई सारी बातें चल रही है। अमित शाह ने उनसे कहा कि आपका मान सम्मान बना रहेगा, महायुति में आपका मान सम्मान बना रहे, इसकी हम लोग चिंता करेंगे। तो अब देखना होगा एकनाथ शिंदे को बीजेपी क्या क्या ऑफर कर रही है। लेकिन हाँ, उनको शहरी विकास सहित लगभग 10 मंत्रालय तो बड़े दिए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की अभी बात सामने नहीं आ पा रही है। वित्त मंत्रालय अजीत पवार को दिया जा रहा है। जिस तरीके से अजीत पवार की नाराजगी की तो कोई खबरें थी भी नहीं। अजीत पवार तो ऐसे भी ओके थे, यानी कि वित्त मंत्रालय उन्हें मिल रहा था। कुछ विधायक 9 से 10 की संख्या में जिन्हें महत्वपूर्ण तरीके से सरकार में जगह मिलती। लेकिन
बात एकनाथ शिंदे की नाराजगी की थी। यानी संजय, अंदर खाने खबर क्या रही होगी? जो गृह मंत्रालय वो मांग रहे थे, विधानसभा स्पीकर के पद को वो मांग रहे थे अपनी पार्टी के लिए, उस पर क्या बात हुई होगी? आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले दिन से एकनाथ शिंदे खुद को मुख्यमंत्री मान करके चल रहे थे। उनका दावा था कि मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी लीडरशिप में चुनाव हुए, चुनाव नतीजे जो प्रचंड बहुमत जो मिला है मायावती को, उन्हीं की लीडरशिप में मिला है। उन्हीं की योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिला। लाडली बहन जैसी योजना काफी कामयाब रही, जिस पर जनता ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया मायावती को। तो उनका यही दावा था कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। खुद मराठा नेता भी हैं, मराठा आरक्षण आंदोलन की हवा उन्होंने निकाली। तो ये एक कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धियां थी एकनाथ शिंदे पर, जिसके कारण वो खुद अपना सीएम बनने का दावा रख रहे थे। उन्होंने बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया कम सीट रहते हुए, उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया था। लेकिन बीजेपी नहीं मानी। अमित शाह ने साफ कर दिया कि बीजेपी का ही सीएम होगा। तब से एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे डिप्टी सीएम के साथ, गृह मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर की मांग कर रहे थे। लेकिन अब जाकर के उनके तेवर ढीले पड़े, जब बीजेपी ने अजित पवार से ये कहलवा दिया कि हाँ, बीजेपी और अजित पवार दोनों मिलकर के सरकार बना लेंगे अगर महायुति की सरकार में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं होते हैं। तो एकनाथ शिंदे पर भी लगातार दबाव पड़ा, अजित पवार के कारण भी उन पर दबाव लगातार बनता गया, उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा भी दबाव बना। तब जाकर एकनाथ शिंदे माने। ठीक है, इंडिया न्यूज की खबर पर एक बार फिर से लगी है मोहर। संजय, 23 नवंबर से आज तक इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि इस बार देवेंद्र फडणवीस